आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th का लेक्चर नंबर 40 है। इस लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर नंबर 14 को स्टार्ट करना है बेटा। चैप्टर नंबर 14 में भी आपने सिर्फ थ्योरम की स्टेटमेंट को याद रखना है, उनके कंसेप्ट को समझना है और रिव्यू एक्सरसाइज के जब हम क्वेश्चन करेंगे तो रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन के अंदर इस चैप्टर के अंदर जितने भी थ्योरम यूज हो रहे हैं उनकी स्टेटमेंट वहां पर यूज होगी। चैप्टर नंबर 14 में सबसे पहले आप देखें, चैप्टर नंबर 14 का नेम है रेशो एंड प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले हम रेशो को और प्रोपोर्शन को डिस्कस करते हैं कि रेशो क्या होती है और प्रोपोर्शन क्या होती है। रेशो इज द कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड, या हम सिंपली ये भी कह सकते हैं रेशो इज द कंपैरिजन बिटवीन टू अलाइक क्वांटिटीज। बेटा रेशो विल डिफाइन, पहली बात यह है कि जो रेशो है वो ए रेशो बी इज इक्वल टू ए ओवर बी। हम अगर रेशो को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हम उसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना चाहें तो हम उसको ए ओवर बी भी लिख सकते हैं। एज कंपैरिजन है कि ऑफ टू अलाइक क्वांटिटीज, दो एक जैसी क्वांटिटीज का जो कंपैरिजन है वो क्या कहलाता है? रेशो कहलाता है। वेयर ए एंड बी आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ रेशो। वो कहता है ए और जो बी है वो रेशो के क्या कहलाएंगे? एलिमेंट्स कहलाएंगे। कुछ बातें हैं रेशो के अंदर वो आपने याद रखना है। वो कहता है इन रेशो एलिमेंट्स आर एक्सप्रेस्ड इन सेम यूनिट। जब हम रेशो की बात करेंगे तो जो एलिमेंट्स हैं उनके जो यूनिट हैं वो सेम होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक पर्सन है ए, दूसरा पर्सन है बी। मैं ए और बी दोनों के वेट को कंपेयर करना चाहता हूं तो दोनों का जो मैं वेट मेजर करूंगा वो सेम यूनिट के अंदर करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूं कि अगर पर्सन ए का जो वेट है वो 70 kg है तो पर्सन बी का जो वेट मैं लूंगा उसको भी kg के अंदर ही मेजर करूंगा, तो दोनों के यूनिट क्या होंगे? सेम होंगे। ऐसा नहीं हो सकता रेशो के अंदर कि अगर हम पर्सन ए का वेट तो किलोग्राम में मेजर करें लेकिन पर्सन बी के वेट को हम ग्राम्स के अंदर मेजर करें, तो ये रेशो के अंदर पॉसिबल नहीं है। तीसरा पॉइंट आपने याद रखना है, रेशो हैज नो यूनिट, कि रेशो का कोई भी यूनिट नहीं होता। क्यों नहीं होता बेटा? रेशो के अंदर हम क्वांटिटीज को सेम यूनिट के अंदर मेजर करते हैं तो दोनों यूनिट सेम हैं तो कैंसिल हो जाएंगे। इस वजह से रेशो का कोई भी यूनिट नहीं होता और ये चीज एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट बेटा। रेशो क्लियर हो गया, रेशो की डेफिनेशन याद करनी है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोपोर्शन। बेटा अगर मेरे पास दो रेशोज हों, फॉर एग्जाम्पल एक रेशो है ए रेशो बी, दूसरी रेशो है सी रेशो डी, अगर ये दोनों रेशोज आपस में इक्वल आ जाएं तो हम क्या कहते हैं कि यहां पर प्रोपोर्शन एग्जिस्ट कर गई है। द इक्वलिटी ऑफ टू रेशो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। अगर दो रेशोज इक्वल आ जाएं तो हम क्या कहते हैं कि यहां पर क्या एग्जिस्ट कर गई है बेटा? प्रोपोर्शन। द इक्वलिटी ऑफ टू रेशो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। दो रेशोज का इक्वलिटी जो है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोपोर्शन कहते हैं। ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। एक रेशो ए रेशो बी है, दूसरी सी रेशो डी है। अगर ये दोनों इक्वल आ गई हैं तो हम कहेंगे ए बी सी एंड डी आर कॉल्ड इन प्रोपोर्शन, कि ए बी सी और जो डी है वो कहां पर है? प्रोपोर्शन के अंदर है। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है सिमिलर ट्राइंगल्स। बेटा अभी तक आपने जो बात डिस्कस की है प्रीवियस लेक्चर के अंदर, चैप्टर नंबर 10 में, 11 में, 12 में, 13 में, अगर कहीं पर आपने यूज किया तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की डेफिनेशन को आपने डिस्कस किया था। आज हमने सिमिलर ट्राइंगल की डेफिनेशन को डिस्कस करना है कि सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होती हैं। बेटा कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की डेफिनेशन को मैं रिपीट कर रहा हूं। टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल इफ ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल आर कॉन्ग्रुएंट। अगर तमाम कॉरस्पॉन्डिंग साइड और तमाम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो वो ट्राइंगल्स क्या होंगी बेटा? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होंगी। लेकिन सिमिलर ट्राइंगल्स के अंदर बात कुछ डिफरेंट है। सिमिलर ट्राइंगल के अंदर
क्रॉसपॉन्डिंग एंगल तो कन्ग्रेंट होते हैं, लेकिन क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स कन्ग्रेंट नहीं होती, बल्कि क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं। क्या होती हैं बेटा? प्रोपोर्शनल। दो ट्राइंगल्स उस वक्त सिमिलर ट्राइंगल्स होंगी अगर उनके तमाम क्रॉसपॉन्डिंग एंगल तो कन्ग्रेंट हो, लेकिन क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स क्या हो? प्रोपोर्शनल हो। टू ट्राइंगल्स, triangle ABC and DEF are said to be similar triangle if their corresponding angle are congruent and corresponding sides are proportional। अगर corresponding angle congruent हो और corresponding sides proportional हो तो हम कहते हैं कि वो दोनों triangles similar triangle हैं। बेटा यहाँ पर थोड़ा सा concept यूज होगा, उस चीज को मैं यहाँ पर मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको अच्छे तरीके से समझना है। देखिए बेटा, मेरे पास एक ट्राइंगल है ABC, दूसरी ट्राइंगल है DEF। एंगल C के क्रॉसपॉन्डिंग एंगल F, एंगल C कन्ग्रेंट है एंगल F के। इसी तरीके से एंगल A के क्रॉसपॉन्डिंग एंगल D, एंगल A कन्ग्रेंट है एंगल D के। एंगल B के क्रॉसपॉन्डिंग एंगल E, एंगल B कन्ग्रेंट है एंगल E के। तो यहां पर अगर आप देखें तो तीनों क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स तो कन्ग्रेंट हो गए। अगली बात, ए बी के क्रॉसपॉन्डिंग साइड है DE, ए बी कन्ग्रेंट है DE के। बी सी के क्रॉसपॉन्डिंग साइड है EF, तो बेटा BC कन्ग्रेंट है EF के। ए सी के क्रॉसपॉन्डिंग साइड है DF, AC कन्ग्रेंट है DF के। तो आप यहां पर देखें, तीनों क्रॉसपॉन्डिंग एंगल भी कन्ग्रेंट, तीनों क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स भी कन्ग्रेंट। तो इट्स मीन कि जो ट्राइंगल ABC है वो कन्ग्रेंट है ट्राइंगल DEF के। अब यहां पर एक चीज मैं ऐड कर रहा हूं, अगर मैं कहता हूं कि AB के क्रॉसपॉन्डिंग साइड DE, ये साइड्स जो क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स हैं ये प्रोपोर्शनल हैं। प्रोपोर्शनल कब होंगी? जब क्रॉसपॉन्डिंग साइड की रेशो इक्वल आ जाए। इट्स मीन AB के क्रॉसपॉन्डिंग साइड DE, AB रेशो DE इक्वल हो किसके? BC के क्रॉसपॉन्डिंग साइड EF के रेशो के। मेजरमेंट BC ओवर मेजरमेंट EF। इसी तरीके से AC के क्रॉसपॉन्डिंग साइड क्या है? DF, मेजरमेंट AC रेशो मेजरमेंट DF। तो देखें तमाम क्रॉसपॉन्डिंग साइड की जो रेशो है वो कन्ग्रेंट आ गई हैं, सॉरी रेशो क्या आ गई हैं? प्रोपोर्शनल आ गई हैं। अगर ये रेशोज इक्वल आ जाए, फॉर एग्जांपल ये 1 के इक्वल आ जाए, किसके इक्वल आ जाए? 1 के इक्वल, तो फिर मैं क्या कहूंगा? ये दोनों ट्राइंगल्स कन्ग्रेंट नहीं बल्कि क्या है बेटा? सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। क्या है बेटा? सिमिलर ट्राइंगल। तो इस एग्जाम्पल से ये बात क्लियर हो गई, अगर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल कन्ग्रेंट हो और क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स भी कन्ग्रेंट हो, फिर वो ट्राइंगल्स कन्ग्रेंट ट्राइंगल्स होती हैं। लेकिन अगर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल तो कन्ग्रेंट हो लेकिन क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो, तो फिर वो ट्राइंगल्स कन्ग्रेंट ट्राइंगल नहीं बल्कि सिमिलर ट्राइंगल्स होती हैं। टू कन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आर सिमिलर। देखें, अगर मैं इस बात की कंडीशन को सिर्फ ये बात कहूं कि ये ट्राइंगल्स कन्ग्रेंट हैं, तो फिर बेटा लाजमी है कि वो सिमिलर भी होंगी। बट टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर नॉट नेसेसरीली कन्ग्रेंट। लेकिन ये लाजमी नहीं है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो वो कन्ग्रेंट भी हों। देखते हैं बेटा कैसे। एक ट्राइंगल है PQR, इस स्टेटमेंट को याद रखना है कि कन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आर सिमिलर बट सिमिलर ट्राइंगल्स आर नॉट नेसेसरीली कन्ग्रेंट। अब ये दोनों ट्राइंगल्स कन्ग्रेंट भी तो हैं, कन्ग्रेंट अगर थी तो ये सिमिलर भी बन गई हैं। अब हम दो सिमिलर ट्राइंगल लेते हैं, हम कहते हैं कि क्या सिमिलर ट्राइंगल कन्ग्रेंट हो सकती हैं। देखिएगा बेटा, ये दो ट्राइंगल्स हैं PQR MMN। बेटा Q के क्रॉसपॉन्डिंग एंगल L क्या है बेटा? कन्ग्रेंट है। R के क्रॉसपॉन्डिंग एंगल N दोनों कन्ग्रेंट हैं। P के क्रॉसपॉन्डिंग एंगल M भी क्या है? कन्ग्रेंट है। तमाम क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स तो कन्ग्रेंट आ गए हैं। अब क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स को देखें, क्या वो कन्ग्रेंट हैं?
बेटा P से Q के क्रॉसपोंडिंग क्या है LM। देखिए P से Q की लेंथ ज्यादा है, L से M की लेंथ कम है, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्रॉसपोंडिंग साइड्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। बट अगर हम PQ की रेशो लें क्रॉसपोंडिंग साइड LM से, इसी तरीके से क्रॉस PQR साइड की रेशो क्रॉसपोंडिंग साइड LN से लें, P से R साइड की रेशो क्रॉसपोंडिंग साइड MN से लें, तो तमाम क्रॉसपोंडिंग साइड्स को देखें तो वो प्रोपोर्शनल आती हैं, उनकी रेशोज आपस में इक्वल आती हैं। तो इट्स मीन रेशो इक्वल आ गई हैं, रेशो क्रॉसपोंडिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो गई हैं, तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। देखें सिमिलर तो बन गई हैं, लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ये कॉन्ग्रुएंट थी तो सिमिलर भी थी, लेकिन ये सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। द साइन यूज फॉर सिमिलैरिटी इज, ये चीज भी एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है कि सिमिलैरिटी का साइन क्या होता है। सिमिलर ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, देखिए इन दोनों की शेप सेम है, लेकिन इन दोनों का साइज डिफरेंट है। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर सेम इन शेप एंड सेम इन साइज, बट सिमिलर ट्राइंगल्स आर सेम इन शेप बट डिफरेंट इन साइज। ये दोनों बातें भी आपसे एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं कि जो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं उनकी शेप तो सेम होती है लेकिन साइज डिफरेंट होता है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का साइज और शेप दोनों क्या होती हैं, सेम होती हैं। थ्योरम है हमारे पास 14.1.1। बेटा वो कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी एक लाइन हो और वो लाइन ट्राइंगल्स की दो साइड को इंटरसेक्ट कर रही हो, वो लाइन जो ट्राइंगल की दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही होगी, वो लाइन ये क्या कर रही होगी, उन दोनों साइड्स को प्रोपोर्शनली डिवाइड भी कर रही होगी। अ लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, क्या हो कि वो एक साइड के पैरेलल हो एंड इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड, और रिमेनिंग दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही हो, डिवाइड देम प्रोपोर्शनली, वो उनको क्या करेगी, प्रोपोर्शनली डिवाइड करेगी। मैं दोबारा इस थ्योरम की स्टेटमेंट को रिपीट कर रहा हूं। वो कहते हैं कि अगर कोई भी लाइन ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल हो और रिमेनिंग दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही हो, तो इट्स मीन वो उनको प्रोपोर्शनली डिवाइड कर रही है। ये एक ट्राइंगल है ABC, ये लाइन L है, ये लाइन L जो है वो साइड BC के पैरेलल है और साइड AB और साइड AC को पॉइंट D और E पर इंटरसेक्ट कर रही है। अगर ये लाइन इन दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है और थर्ड साइड के पैरेलल है, तो इट्स मीन ये लाइन इन दोनों साइड्स को प्रोपोर्शनली डिवाइड करेगी। देखिए यहां पर मैंने लिखा है इन ट्राइंगल ABC द लाइन L इज इंटरसेक्टिंग द साइड AB एंड AC एट पॉइंट D एंड E। इस लाइन L ने AB को पॉइंट D पर इंटरसेक्ट किया, AC को पॉइंट E पर इंटरसेक्ट किया रिस्पेक्टिवली, सच दैट, इस तरीके से कि ये जो लाइन ED है वो थर्ड साइड BC के पैरेलल है, ED इज पैरेलल टू BC। फिर क्या होगा कि ये दोनों साइड प्रोपोर्शनली डिवाइड होंगी कि AD रेशो DB इक्वल होगा AE रेशो EC। क्लियर होगी बात बेटा? ये जो हमने स्टेटमेंट डिस्कस की है ये आपके चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन में यूज होगी। यहाँ पर थोड़ा कंसेप्ट था कि सिमिलर ट्राइंगल और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिफरेंस याद रखना है। जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होगी वो सिमिलर भी होंगी, लेकिन जो सिमिलर ट्राइंगल हैं वो लाजमी नहीं है कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो। बाकी जो बातें एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको यहाँ पर डिटेल के अंदर तमाम बातें डिस्कस कर दी हैं। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर नंबर 41 के अंदर चैप्टर नंबर 14 के रिमेनिंग थ्योरम को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।